अब आया इन्वेस्टिगेशन विद इन ईयर, विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर जांच कैसे पूरी होगी? पहले मुकदमों का फैसला जल्दी कैसे होता था? जो हमारी अपनी न्यायिक व्यवस्था थी, 2 पक्ष आए, बोले जी हमारा ये घोड़ा खोल ले गया, दूसरा कह रहा जी हमने घोड़ा नहीं खोला। एक तांबे के पात्र में गंगा जल रखा, उसमें तुलसी डाला, उसमें सोना डाला, बोला जी गंगा जल उठा के बताओ तुम्हारा घोड़ा खोला कि नहीं खोला। जो ईमानदार होता था, जिसका वास्तव में घोड़ा खुला होता था, कहता हाँ जी घोड़ा खोला। जिसने घोड़ा खोला होता था कहता नहीं जी ऐसा है, हम इस गंगा जल नहीं उठाएंगे, घोड़ा हमने खोला है। ये होता था नहीं होता? तो किस किस बात का भय था? धर्म का। किसका भय था वो? ईमान। अब उसने सच क्यों बोला? किस लिए बोला उसने? डर के मारे। याद रखिए, स्वेच्छा से उसने नहीं बोला। अगर स्वेच्छा, वो वास्तव में ईमानदार होता तो घोड़ा खोलता ही नहीं था, वो चोर। लेकिन जैसे गंगा जल उसको उठाना पड़ा, उसके मन में भय आ गया, डर आया, और उसने बोल दिया हाँ जी हमने घोड़ा खोला। अब आज की डेट में पहली बात उतना धर्म नहीं बचा। अब तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा रही, रामायण तो पढ़ाया नहीं जा रहा, गीता तो पढ़ाई नहीं जाती, वेद तो पढ़ाया नहीं जाता, तो आधे लोग तो ऐसे अधर्मी हो चुके। अब भय कैसे आए? एफआईआर लिखते हैं ना, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो एंड सो, प्रार्थी निवेदन यह है कि यही रात को 3 लोग आए, अब्दुल आया, करीम आया और तेलगी आया, तीनों उठा के हमारा घोड़ा खोल के ले गए, कृपया मेरा घोड़ा दिलाने की कृपा करें, इनके खिलाफ दंडक कार्रवाई करें। इतना तो ठीक है। अब उसी में नीचे लिख दिया जाए, ये जो ऊपर मैंने बात लिखी है ये सच लिखी है, और इसके लिए मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। इतना उससे अंडरटेकिंग और ले लिया जाए। वो सच बोलेगा, झूठ बोलेगा क्या? जब जोर से बोले, झूठी एफआईआर कराएगा क्या? नहीं कराएगा। और जब अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ा, हाँ भाई अब्दुल करीम तूने घोड़ा खोला? बोले नहीं खोला। चल तेरा नार्को टेस्ट करेंगे, पॉलीग्राफ करेंगे, ब्रेन मैपिंग करेंगे, बस एक काम और करना पड़ेगा, झूठ बोलने को गंभीर अपराध बनाना पड़ेगा। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। एक कानून बना दिया, जो झूठ में पकड़ा गया उसको 10 से 20 साल सजा होगी। कानून की कोई लागत आई क्या? नहीं। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की एक लैब बनाने की लागत कितनी? 1 करोड़। भारत में कितने जिले हैं? 750, यानी 750 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे देश में लैब बन गई, कानून बन गया, झूठ बोलने पे पकड़े गए 10 से 20 साल सजा होगी। अब जब अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ा, बता भाई तूने घोड़ा खोला कि नहीं खोला, तो क्या करेगा वो? जोर से बोलिए। बोलेगा खोल लिया। क्यों? क्योंकि घोड़ा खोलने पे 3 साल की सजा है और झूठ बोलने पे, अब वो क्या करेगा? अगर झूठ भी बोला तो 13 साल की सजा हो जाएगी, क्योंकि 3 साल घोड़ा खोलने वाली, 10 साल झूठ बोलने वाली। तो सोचेगा यार काम करो, सच बोल देते हैं, 3 साल सजा में बाहर आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आसान हो गया कि नहीं? बैठे बैठे आसान हो गया कि नहीं? बाकी तो चलो छोड़ो, आपको भोजशाला का मुकदमा, आपका भोजशाला का मुकदमा चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं भोजशाला मंदिर है, ऐसे 10 लोगों को बुला लो, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो। और जो लोग कह रहे हैं ये भोजशाला मस्जिद है, कौन सी मस्जिद बोलते हैं? लाट वाली मस्जिद क्या बोलते हैं इसको? कमाल मौला मस्जिद। उनको पूछ लो, हाँ भाई ये मस्जिद है या कमाल मौला के पहले मंदिर था? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो कमाल मौला के पोते नाती यहां बैठे हुए हैं ना, ये खुद भी नार्को टेस्ट में बोलेंगे नहीं साहब ऐसा है, कमाल मौला तो बाद में आया, उसके पहले मंदिर ही था। तो आपके मुकदमे की केस का इन्वेस्टिगेशन महीने के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब जब इन्वेस्टिगेशन महीने के अंदर हो गया, अब बचा सजा, अब बचा ट्रायल। ट्रायल में भी आपने ऑलरेडी एक कानून बना रखा है, झूठी गवाही पे 10 से 20 साल, झूठे बयान पे 10 से 20 साल, झूठी शिकायत पे 10 से 20 साल। अब जिसने झूठी शिकायत मान लो कर भी दिया, कोई झूठी गवाही देने आएगा क्या? जोर से बोलिए जरा,
बोले भैया काम कर, तू फायदा तुझे होना, मैं क्या लिए फंसू। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन हमने झूठ बोलने के खिलाफ गंभीर अपराध बना दिया ना, बेटा भी बाप के लिए गवाही नहीं देगा। बोलेगा ऐसा है अब्बू तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे इधर। तो यह फायदा होगा। तो आपका महीने के अंदर जांच पूरी हो गई, साल भर के अंदर ट्रायल हो गया। तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए 3-4 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा। लेकिन 1861 के पुलिस एक्ट को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। संविधान में काम का बंटवारा है। काम के बंटवारे में पुलिस को राज्यों के अधीन कर दिया, केंद्र को पावर ही नहीं दिया पुलिस एक्ट बनाने की। अब पुलिस एक्ट अगर बनाना है तो संविधान के शेड्यूल 7 को बदलना पड़ेगा। और शेड्यूल 7 को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा में भी। अब मैं नारा नहीं लगाऊंगा, मुझे विनय जी ने मना किया हुआ है नारा लगवाने के लिए। लेकिन आपको 2/3 बहुमत लोकसभा में चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। तो अब की बार आपने बड़े अच्छे से इस पूरी विषय को बताया, समझाया। अच्छा एक मिनट, अब आपका पुलिस एक्ट हो गया वन नेशन वन पुलिस कोड। अब आया आपका वन नेशन वन जुडिशियल कोड। वन नेशन वन जुडिशियल कोड के लिए भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको लोकसभा में चाहिए 2/3, राज्यसभा में 2/3। और राज्यसभा में अगर 2/3 न हो तो उसका तरीका है ज्वाइंट सेशन बुलाओ और ज्वाइंट सेशन का 2/3 कर लो। यानी लोकसभा में 400 से ज्यादा हो जाए, राज्यसभा में थोड़े कम भी रहे, तो दोनों मिला के 2/3। तो आपको जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करने के लिए एक तो डिमांड करना पड़ेगा, दूसरा आपको यह भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब की बार 400 पार क्यों चाहिए। जैसे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आपको खत्म कराना है भारत से, तो आपको आर्टिकल 30 खत्म कराना पड़ेगा। आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट बदलने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत दोनों सदनों में हो तो बहुत अच्छा है, दोनों में ना हो तो कम से कम ज्वाइंट सेशन में आपको 2/3 चाहिए। तब आपका माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म होगा। कन्वर्जन आपको बंद कराना है। कन्वर्जन को बंद कराने के लिए आर्टिकल 25 में थोड़ा सा आपको संशोधन कराना पड़ेगा। जो उसमें प्रोपोगेट वर्ड आ गया है उसको ठीक निकलवाना पड़ेगा। अब प्रोपोगेट वर्ड को निकालने के लिए आर्टिकल 25 को बदलवाना पड़ेगा। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए लोकसभा में 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए, और दोनों में ना हो तो ज्वाइंट में 2/3 चाहिए। और ज्वाइंट में 2/3 के लिए क्या करना पड़ेगा अब की बार? विनय जी ने हमें मना किया इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। आपने बहुत अच्छे से इस विषय को समझाया और आपने ये भी हमें स्पष्ट कर दिया कि जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजनीतिक सत्ता परिवर्तन और एक होता है समाज आधारित परिवर्तन। तो ये जो काम अगर न्यायपालिका को हमको बदलना है, स्व आधारित फिर से स्थापित करना है, तो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के लिए तो जो काम चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन समाज आधारित परिवर्तन आपके और हमारे हाथ में है। अगर हम इस बात को मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे और इस पे अभियान पर लग जाएंगे कि हमें स्व आधारित न्याय की स्थापना करनी है, तो निश्चित ये होगा। अब मैं समय की हमारी एक मर्यादा है, समय समाप्ति की ओर जा रहा है हमारे सत्र का। मैं 2 प्रश्न लूंगा अपने सभा में बैठे लोगों से, तो शॉर्ट में अपने प्रश्न पूछें, ज्यादा लंबे प्रश्न आप उठ के वहीं से बोल दीजिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। माइक, उनको माइक दीजिए। हाँ जी भाई सर, ये आपने जैसे बताया कि 1857 क्रांति में मंगल पांडे को सबसे ज्यादा सहायता मठ मंदिरों से मिली थी क्रांति को सफल करने में। तो इस बात को ध्यान में रख के ब्रिटिश सरकार ने मठ मंदिरों की शक्तियां कम करने का षड्यंत्र चलाया। पर दुर्भाग्यवश स्वाधीनता के बाद 1951 में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 पारित कर सारे मंदिरों का अधिकार जो है वो सरकारी नियंत्रण में ले लिया और मस्जिदों का जो है वो वक्फ बोर्ड के पास और ईसाई धर्म स्थलों का क्रिश्चियन डायोसिस। ये सवाल आपको माननीय आलोक जी से पूछना चाहिए था। मठ मंदिर फ्री होने चाहिए, उस पर वो काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न बल्कि विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है उस पर। आपने 160 जो PIL लगाए हैं
तो निश्चित ही इस अन्याय हमने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। भारत में कुल 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं चल रहा है। हमने उन 35 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आशा करता हूं सुप्रीम कोर्ट खत्म करने से पहले हो सकता है सरकार उसको खत्म कर दे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। अगला प्रश्न शॉर्ट में प्रश्न पूछिए। जैसे आपने हिस्ट्री में परिवर्तन की बात की, तो आपका ही मैंने एक चैनल पे पढ़ा था कि लगभग 27 ही ऐसे परिवार हैं जो आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। तो क्या उनकी ही विचारधारा जो कंटिन्यूअस रही है उसकी वजह से ही परिवर्तन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्या करेंगे? देखिए, मेरा यह मानना है, अगर इंजीनियर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए, डॉक्टर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए, टीचर बनाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, तो जज बनाने के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स होता है, मेडिकल का 4 साल का कोर्स होता है, ऐसे जजेस के लिए भी एक बाकायदा कोर्स होना चाहिए। और 1-2 बार संसद में चर्चा भी आई है। भारत में एक भारतीय न्याय सर्विस की व्यवस्था शुरू हो, ऐसा एक मेरी PIL भी चल रही है, इंडियन जुडिशियल सर्विस में सुप्रीम कोर्ट में। आशा करता हूं सरकार करेगी, नहीं सरकार करेगी तो PIL तो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सरकार कर दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो नहीं चाहते इंडियन जुडिशियल सर्विस आए, हमारी PIL वहीं चल रही है। समय की अपनी सीमा है, इसलिए समय समाप्ति की ओर आ चुका है। अब मैं अश्विन जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने समय दिया। इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद।